लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई हो या बमबिहा गैंग, अनमोल बिश्नोई हो या उसका दुश्मन, नया दुश्मन गोल्डी बरार, या फिर दुनिया का कोई भी पंजाबी गैंगस्टर, ये सभी गैंगस्टर जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक ऐसे डॉन का पैटर्न जिसके आगे अभी के टॉप गैंगस्टर ना अपने आप को दूध पीते नजर आएंगे। इसका द एलीट नाम का हिट स्क्वाड पैसों के लिए हत्याएं करता था। इतना ही नहीं, यहां तक कि कनाडा की सड़कों पर आज जो गैंगवार का खूनी खेल चल रहा है ना, उसकी नींव किसी और ने नहीं बल्कि इसी पंजाबी गैंगस्टर ने रखी थी, जिसके पैटर्न को सभी फॉलो कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल भी किसी हॉलीवुड फिल्म के गैंगस्टर से कम नहीं थी उसकी। खुलेआम बड़ी बड़ी पार्टियां देना, गले में मोटी मोटी सोने की चैन पहनना, हाथों में महंगी घड़ियां और नाइट क्लबों में जाकर शराब की बोतलें खोलना, ये सभी उसके रोज के शौक थे। वो दिखावा करता था और इस दिखावे में उसका खौफ और भी बढ़ता था। और यही वजह है कि एक समय में कनाडा का हर एक आदमी बिंदी जोहल का नाम सुनकर कांप उठता था। उसका सिक्का चलता था, उसकी तोती बोलती थी। ड्रग्स की तस्करी हो या लोगों से जबरन पैसे वसूलना, उसने हर तरह के गैर कानूनी धंधे में अपना हाथ आजमाया। जिसे चाहा जब चाहा मौत के घाट उतार दिया। अगर देखा जाए तो वो एक तरह से कनाडा के अंडरवर्ल्ड का पहला असली डॉन था, जिसके ऊपर कनाडा नाम की वेब सीरीज भी बन चुकी है। बिंदी जोहल कानून के लिए वो एक खूंखार अपराधी था, जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और बेहिसाब खून खराबा किया। उसने कई जानें ली, परिवारों को तबाह किया। उसके नाम से लोग डरते थे, पुलिस भी उससे परेशान थी। भारत की नहीं, कनाडा की पुलिस। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा में रहने वाले कुछ दक्षिण एशियाई लोगों के लिए, खासकर वहां के यंगस्टर के लिए, वो एक हीरो जैसा था। द लेगेसीज ऑफ बिंदी जोहल नाम के एक रिसर्च पेपर में साइकोलॉजिस्ट मंजीत पावला के लिखे गए लेख के मुताबिक कनाडा में हर 8वीं क्लास का बच्चा बिंदी जोहल के बारे में बात करता है, जैसे कि वो कोई हीरो हो जिसने पुलिस को चुनौती दी और मारा गया। बिंदी के इंटरव्यू ऑनलाइन आज भी मिल जाते हैं। यहां तक कि 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे भी इंटरनेट पर खोज कर उसके इंटरव्यू को देखते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। कई बच्चे और युवा उसे अपना आइडल मानते थे, उसकी तरह दबंग बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बिंदी ने सिस्टम को चुनौती दी है, पुलिस से लोहा लिया है, अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया है और उसने जो किया वो सही किया। बाकी आपको ये भी बता दूं कि बिंदी जोहल का असली नाम जो है वो भूपेंद्र सिंह जोहल था। उसका जन्म 1971 में भारत के पंजाब में ही हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल का था तो उसका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा के वैंकूवर शहर में बस गए और वहाँ बिंदी के रंग दिखने शुरू हो गए, असली वाले रंग, जिसे दुनिया ने बहुत बाद में जाना। बचपन से ही वो झगड़ालू था। स्कूल में उसकी हरकतें ऐसी थी कि टीचर और प्रिंसिपल उससे परेशान रहते थे। मारपीट की वजह से 2 बार स्कूल से निकाला गया। एक बार तो बिंदी ने अपने ही वाइस प्रिंसिपल से ही पंगा ले लिया। मतलब बिंदी ने अपने ही वाइस प्रिंसिपल को इतनी जोर की लात मारी कि उन्हें उसी समय हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वहां हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। इस हरकत ने उसे 17 साल की उम्र में ही 60 दिनों की जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया। और यह उसकी जिंदगी की पहली जेल थी, लेकिन आखिरी नहीं। जेल से बाहर आया तो उसने स्कूल बदल लिया। जाहिर सी बात है, उस स्कूल में दोबारा से तो एडमिशन मिलना नहीं था। लेकिन अब नए स्कूल में भी उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। नए स्कूल में उसने पार्किंग में खड़ी कारों के शीशों को बेसबॉल बैट से तोड़ डाले। यहां तक कि उसे अपने पास खतरनाक हथियार रखने का भी दोषी पाया गया। मतलब ये सब कुछ तो यही दिखाता है कि बचपन से ही बिंदी वॉयलेंट और क्रिमिनल माइंडसेट का था। हालांकि तमाम खराबी के बाद भी दिलचस्प बात यह थी कि बिंदी सिर्फ एक वॉयलेंट लड़का नहीं था, बल्कि वो पढ़ने में भी होशियार था।
उसने कॉलेज के एक सेमेस्टर की पढ़ाई भी की थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि वो गंभीर डिप्रेशन और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा था। शायद यही उसकी हिंसक हरकतों की एक वजह रही होगी। मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि वो बीमार था मेंटली, इस वजह से वो ऐसा कर रहा था और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो जूझ रहा था, इस वजह से उसकी हालत ऐसी थी। खैर, बढ़ते हैं उसकी कहानी की तरफ। तो इसके अलावा जो ये बिंदी जोहल है वो रैप, संगीत, हॉकी खेलना और मार्शल आर्ट्स में भी दिलचस्पी रखता था और ये सब उसके पर्सनालिटी के अलग अलग जो पहलू है उसको दिखाता है। 2025 में हॉटस्टार पर कनाडा नाम की एक वेब सीरीज भी आई थी। अगर आपने देखा है तो आपको काफ़ी हद तक बिंदी जोहल की ही वो कहानी लगेगी जब आप उस पूरे सीरीज को देखेंगे तो। हालांकि मेकर्स ने ऐसा कभी दावा नहीं किया है कि ये बिंदी की कहानी है, लेकिन इसे बिंदी जोहल की ज़िंदगी पर आधारित ही बताया जाता है। आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मैच करेगा और कुछ कुछ चीज़ें अलग भी है जो असल कहानी से बहुत ही उलट है। फिल्म तो फिल्म होती है, कई बार मैंने कहा है। खैर, बिंदी एक ऐसे समय में बड़ा हुआ जब कनाडा में दक्षिण एशियाई लोगों के प्रति रेसिज्म बढ़ रहा था। गोरे लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखते थे, उन्हें बाहरी मानते थे। इस वजह से इन लोगों में गुस्सा और अलगाव की भावना बढ़ रही थी। उन्हें लगा कि उन्हें अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। लिहाजा इन लोगों ने अपनी सुरक्षा और वर्चस्व के लिए स्ट्रीट गैंग बना लिए और धीरे धीरे ये गैंग छोटे मोटे झगड़ों से बढ़कर खतरनाक आपराधिक गिरोहों में बदल गए। ये लोग हर तरह के गैर कानूनी धंधे करने लगे, जैसे ड्रग्स बेचना, रंगदारी वसूलना और हिंसा करना। बिंदी भी इसी माहौल की देन था। ऐसा ही एक गैंग था लॉस डियाबोस, अंग्रेजी में है तो द डेविल्स यानी शैतान। ये गैंग शुरुआत में छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन पंजाबियों के बढ़ते प्रभाव के चलते बाद में इनका नाम बदलकर पंजाबी माफिया कर दिया गया। इसी गैंग से बिंदी की शुरुआत हुई। हाई स्कूल के दिनों में उसकी दोस्ती फैजल डीन नाम के एक शख्स से हुई। फैजल पंजाबी माफिया का एक एक्टिव मेंबर था। फैजल की दोस्ती ने बिंदी को भी इस खतरनाक दुनिया का हिस्सा बना दिया। पंजाबी माफिया में जिमी और रॉन दोसांझ नाम के दो भाई लीडर थे। दोनों कोकीन के बड़े डीलर्स में शुमार होते थे। जिमी गैंग का मसल था, यानी वो ताकतवर और हिंसा का काम करने वाला था। जैसे किसी को धमकाना हो, कोई हिसाब किताब करना हो तो जिमी आगे रहता था। वहीं रॉन दिमाग था गैंग का, पूरे गैंग का दिमाग था वो, यानी वो सारे प्लान बनाता, धंधे को कैसे फैलाना है, किसे कहाँ से निपटाना है, और ये सब जो भी काम होते थे जहाँ दिमाग का यूज होता था, बल का नहीं, वो सारे काम रॉन दोसांझ देखता था। बिंदी कहा करता था कि उसके साथ रहने में उसे इज्जत मिलती थी, दोसांझ ब्रदर के साथ, क्योंकि ये जो दोसांझ ब्रदर्स थे उनसे लोग डरते थे। अब बिंदी भी दिमाग से तेज लड़का था, इसलिए जल्दी ही उसने गैंग के सारे काम सीख लिए। उसने दोसांझ ब्रदर्स के लिए कोकीन बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गैंग में उसका रुतबा जो है बढ़ता गया। फिर अपने हिम्मत और क्रूरता के दम पर वो भी किसी बाहुबली के तौर पर काम करने लगा, जो गैंग्स के लिए जोर जबरदस्ती और मारपीट का काम करता था। मतलब वो अब सिर्फ एक गुर्गा नहीं बल्कि एक अहम खिलाड़ी बन चुका था। टॉप मेंबर होते हैं ग्रुप में, वैसे वाले। फिर आया वो साल जिसने बिंदी को बाहुबली से एक खतरनाक गैंगस्टर बना दिया। साल था 1991। जिमी दोसांझ को एक कोलंबियाई ड्रग डीलर की हत्या के आरोप में जेल हो गई। जिमी के जेल जाने के बाद बिंदी को एक बड़ा मौका मिल गया और उसने पंजाबी माफिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने वफादार लोगों का एक अलग गुट बनाना शुरू कर दिया। एक तरह से उसने अपना एक अलग ही गैंग खड़ा कर दिया। जबकि दोसांझ भाई जेल में थे और उन्हें बाहर आने में कई साल लग सकते थे। बिंदी ने इस खाली जगह का पूरा फायदा उठाया, लेकिन कुछ समय के बाद अदालत में एक गवाह मुकर गया और दोसांझ भाइयों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। अब जब वो जेल से बाहर आए तब उनका ही कोकीन का धंधा बिंदी के हाथों में आ चुका था। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनका ही सिखाया हुआ पुराना लेफ्टिनेंट यानी कि उनका ही चेला पूरे धंधे पर कब्जा करके खुद का एक अलग गिरोह चला रहा है और अब उन्हें ही चैलेंज कर रहा है। यानी जिस दोसांझ ब्रदर्स के दम पर ये आज जो कुछ है वो बना, आज वो उन्हें ही आंख दिखा रहा है। ये बात दोसांझ ब्रदर्स को पसंद नहीं आई। वहीं बिंदी को ये पसंद नहीं था
कि दोसांझ भाई खुद तो हमेशा दूसरों की हत्या करवाते हैं, खुद के हाथ गंदे नहीं करते हैं, लेकिन ताकत अपनी दिखाते हैं। हुआ ये कि बिंदी खुद को उनसे ज़्यादा बहादुर और सीधा मानता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिमी ने बिंदी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसने बिंदी की सुपारी करीब 1,46,00,000 कैनेडियाई डॉलर में एक हिटमैन को दे दी। लेकिन बिंदी इतना शातिर अपराधी था कि उसने बाजी ही पलट दी। उसने उस हिटमैन को दोगुनी रकम देकर धोखा देने के लिए मना लिया। हिटमैन पैसों का लालची था और बिंदी ने उसे आसानी से अपने पाले में कर लिया और उसी हिटमैन के हाथों जिमी को मरवा दिया। हिटमैन ने जिमी को एक अंधेरी गली में बुलाया, फिर अपनी ही गाड़ी से रास्ता ब्लॉक किया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जिमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गली से बाहर नहीं निकल पाया। वो वहीं ढेर हो गया। जिमी की हत्या के तुरंत बाद दिए गए एक इंटरव्यू में बिंदी जोहल ने बड़े घमंड से कहा, मुझे लगता है कि वो कागज के थैले से भी बाहर निकल नहीं सकता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जिमी उन्हें मरा हुआ मिला। उसके बगल में सिगरेट अभी भी जल ही रही थी, जो दिखा रहा था कि कितनी तेजी से ये सब कुछ हुआ होगा। मतलब सिगरेट अभी जल ही रही है, मतलब अभी अभी भागा होगा मारने वाला। फरवरी में जिमी की हत्या हुई। फिर बिंदी ने वो फेमस इंटरव्यू दिया और उसके बाद अप्रैल 1994 में उसके भाई रॉन को भी मार दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन उसने भी बिंदी को धमकी दी थी। रॉन की हत्या ने कनाडा में हड़कंप मचा दिया था। इन हत्याओं के बाद अदालती सुनवाई हुई। हालांकि बाद में बिंदी जोहल और दूसरे आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। लेकिन दोसांझ ब्रदर्स की हत्या के बाद बिंदी की क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि अब उससे कोई रोकने वाला नहीं था। अब वो छोटा मोटा गैंग लीडर ये नहीं, पूरा डॉन बनकर उभर रहा था। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो एकदम बेखौफ हो गया था और उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। एक बार तो उसने किसी गैंग के बॉस के छोटे भाई को भी किडनैप कर लिया। फिरौती में उसने 5 किलो कोकीन की मांग की। अब देख रहे हैं बड़े गैंग वाले जो लोग जो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, वो फिरौती में पैसे नहीं कोकीन मांग रहे हैं, 5 किलो कोकीन। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी एक बहुत बड़ी कीमत होती है और बिंदी दिखा रहा था कि वो किसी से भी नहीं डरता है। हालांकि पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने बिंदी को गिरफ्तार कर लिया। फिर यही जेल में उसकी बलबुट्टर नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई। दोनों गहरे दोस्त हो गए। बलबुट्टर भी एक शातिर अपराधी था। बिंदी ने उसे अपना शागिर्द बनाकर अपने साथ द एलिट नाम के एक हिट स्क्वाड में शामिल कर लिया। ये स्क्वाड बिंदी के लिए काम करता था और उसका मुख्य काम जो है लोगों की हत्या करना था। कहते हैं कि बिंदी के लिए इस स्क्वाड ने करीब 25 से 30 हत्याएं की थी। 1997 तक उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। वो कनाडा में आतंक का दूसरा नाम बन गया था और उसका नेटवर्क पूरे देश में फैल रहा था, पूरे कनाडा देश में। लेकिन एक समय बाद वो अपने ही गैंग के साथियों को परेशान करने लगा। यही बिंदी अपने ही गैंग के लोगों के साथ हैवानियत पर उतर आया। बिंदी अब सनकी होता जा रहा था। उसके पागलपन का कोई ठिकाना नहीं था। उसे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था और छोटी छोटी बातों पर वो अपने ही गैंग के लोगों पर भड़क जाया करता था। कई जगह तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि उसने अपने एक साथी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि एक बार उसने किसी बात पर बिंदी को कायर कह दिया और इसी के बाद उसने उसे मौत के घाटी उतार दिया। वो पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। उसके अपने माइंड पे भी कोई कंट्रोल नहीं था और यहीं उसके खात्मे का जो है कारण भी आगे जाकर बनता है। यानी कि अपने ताबूत पर खुद बिंदी ने ही कील ठोकी थी। कैसे, वो अभी आप आगे देखेंगे। उसकी बढ़ती सनक ने धीरे धीरे उसे अपने ही लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। कनाडा की अखबार द वैंकूवर सन में बलबुट्टर का 2004 में एक इंटरव्यू भी छपा था। इसमें बुट्टर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था जो कि बिंदी के बारे में था। उसने बताया कि एक रात की बात है, वो और बिंदी एक साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे। तभी रास्ते में कहीं पुलिस ने गाड़ी रोक ली। बिंदी इतना बौखलाया हुआ था कि उसने सीधा बंदूक ही निकाल लिया, वो भी पुलिस के सामने। बुट्टर ने उसे बचाने के लिए कहा कि वो आरोप खुद पर ले लेगा ताकि बिंदी को लंबी जेल ना हो। लेकिन बुट्टर उस घटना से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इससे पहले जो है ना शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि बिंदी जो हो कोई बंदूक अपने पास रखता हो, वो भी इतने खुलेआम अगर वो कहीं जा रहा है तब। फिर रास्ते में कहीं भी पुलिस की चेकिंग हो सकती है और आमतौर पर वो कुछ भी करता था बिंदी,
कि कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला, आगे क्या होगा, तो उसके बारे में वो अपने दोस्त बलबुट्टर को ज़रूर बताता था। लेकिन आज जब वो उसके साथ गाड़ी में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, किस लिए जा रहा था, इसके बारे में उसने बुट्टर को कुछ भी नहीं बताया था। काफ़ी समय बाद बुट्टर को समझ में आया कि आज की रात बिंदी उसे ही मारने वाला था, इसलिए वो बुट्टर को कुछ भी नहीं बताता है। मतलब अगर पुलिस की चेकिंग ना होती उस दिन तो बुट्टर का ही खेल खत्म हो जाता, बिंदी बुट्टर को भी खत्म कर देता। अब बुट्टर ये समझ चुका था कि अगर वो उसे खत्म नहीं करेगा तो एक न एक दिन बिंदी ही उसे खत्म कर देगा, क्योंकि बिंदी तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उस पर किसी का कोई बस नहीं है, दोस्त भी उसे समझा नहीं सकता है। इसलिए उसने बिंदी के गैंग में उसके खिलाफ ही गोलबंदी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे द एलिट नाम की हिट स्क्वाड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया बलबुट्टर ने। और जिस बिंदी को मारने के लिए कभी दोसांझ भाई ने करोड़ों रुपए की सुपारी निकाली थी, उसे मारने के लिए बुट्टर ने द एलिट हिट स्क्वाड के ही एक मेंबर को सिर्फ $2000 दिए और बिंदी जोहल का गेम फिक्स कर दिया। 20 दिसंबर 1998 की तारीख थी। इस रात वैंकूवर के एक क्लब में 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। खचाखच क्लब बड़ा हुआ था, सब अपने मस्ती में झूम रहे थे। बिंदी हमेशा की तरह नशे में था और क्लब के अंदर जबरदस्त भौकाल काट रहा था। अपनी ही धुन में मस्त था वो। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बिंदी के सिर में उतार दी। बिंदी वही ढेर हो गया, निढाल हो गया। बिंदी इस समय सिर्फ 27 साल का नौजवान लड़का था। उसकी मौत ने पूरे कनाडा अंडरवर्ल्ड को हिला दिया था। क्लब भरा होने के बावजूद भी कोई गवाह आगे नहीं आया। लोग डर के मारे चुप ही रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। कई सालों तक उसकी मौत की गुत्थी अनसुलझी ही रही। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई बोलने को तैयार ही नहीं था। काफी बाद में पता चला कि बुट्टर ने ही बिंदी पर हमला करने की सुपारी उसके ही हिट स्क्वाड को दी। सिर्फ $2000 में, ये तो मैं बता ही चुका हूं। और ऐसा माना जाता है कि बुट्टर के भाई ने ही बिंदी पर गोली चलाई थी। वो एक ऐसा विश्वासघात था जिसने बिंदी के काले साम्राज्य का अंत कर दिया। और शायद ऐसा ना होता अगर बिंदी आउट ऑफ कंट्रोल ना हुआ होता तो। लेकिन बिंदी का अंत तो हो चुका था और उसके अंत के बाद उसका ही गैंग कई टुकड़ों में बट गया। उसके वफादार आपस में ही लड़ने लगे। नतीजन वैंकूवर में गैंग वॉर का एक नया और खूनी दौर शुरू हुआ। कनाडा की सड़कों पर बेतहाशा खून बहा। गैंग्स के बीच वर्चस्व की जंग जो है वो तेज हो गई। कई बेगुनाहों को भी इस खून खराबे में अपनी जान देनी पड़ी। बिंदी ने जो पूरा एक तरह से आतंक फैलाया था, उसकी कीमत अब पूरा कनाडा का ये शहर चुका रहा था। और वही पैटर्न आज भी कनाडा में जारी है। बस गैंग और गैंगस्टर के नाम बदल रहे हैं, हालात अब भी वही है। तो ये थी कहानी बिंदी जोहल की, उस गैंगस्टर की जिसने कनाडा में गैंग वॉर की शुरुआत की और सिर्फ 27 साल की उम्र में एक खौफनाक विरासत छोड़ गया। क्या बिंदी जोहल की कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कितने कम वक्त में उसने कितना बड़ा कांड कर दिया था? और अगर जिंदा होता तो ना जाने क्या क्या करता। आगे आपको क्या लगता है वो भी आप बताइए। और जो लोग भी कनाडा से देख रहे हैं, कि मैं देखता हूँ अपने चैनल कैनालिटिक्स को जब देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि कनाडा से भी काफ़ी लोग देखते हैं। तो इस बार जो कनाडा से देख रहे हैं वो भी कमेंट में अपना नाम और कहाँ से कनाडा से देख रहे हैं ज़रूर लिखें। और बिंदी जोहल के बारे में आप क्या जानते हैं, आज भी वहाँ क्या उसकी बात होती है या नहीं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पर, वो आप ज़रूर लिखिएगा। आप अपना एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आगे आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, आप लोगों का साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं पंचम प्रकाश इस तरह से ही कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।